तो फिर मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग चालू कर रही हूँ, आप जो है मेरे साथ करेंगे, जो मैं लिख रही हूँ सब लिखेंगे, ठीक है। मैं फिर से पढ़ा रही हूँ जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए थे, क्योंकि भूल गए होंगे तुम ऐसा मानकर, ठीक है। थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी लेकिन मेजर पॉइंट्स रिपीट करूंगी, तभी रिलेट कर पाओगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। बोर मॉडल तब आया जब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था। अब वो क्यों फेल हुआ था ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। इनका जो पहला पोस्टुलेट था, पहला जो पॉइंट था वो कॉमन था। रदरफोर्ड ने भी कहा था कि एटम हैज अ सेंटर, एटम के पास एक सेंटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कह देते हैं। यही बात बोर ने कही, तो अंकल जी आपने कुछ नया नहीं बताया, ये तो रदरफोर्ड बता चुके थे, ठीक है। लेकिन बेटा रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में कहीं भी बैठा हो सकता है, मतलब वो किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, यानी कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं था रदरफोर्ड के हिसाब से। रदरफोर्ड को लगता था कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, किसी भी ऑर्बिट में, है ना, किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है ये, किसी भी ऑर्बिट में। लेकिन बोर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, या तो वो के शेल में घूम रहा होगा या वो एल में घूम रहा होगा, इनके बीच के किसी ऑर्बिट में वो नहीं घूमेगा। यानी आप सोचो कि इनके बीच में भी कोई लाइन है, मतलब ऑर्बिट है, गोला है, तो वो नहीं, या है भी तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा, ऐसा बोर का कहना था। इसको कैसे समझ सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम एक क्लास एज्यूम कर लेते हैं, ये क्लास है, यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, देखो कितनी सुंदर है, ये मैं हूं। अब मैंने आगे 2 बेंचेस लगाई हुई हैं और मैंने बोला है इन पे वही बच्चा बैठेगा जिसके 90 नंबर आते हैं। फिर मैंने दूसरा लगाया, मैंने कहा इस पर वही बच्चा बैठेगा जिसके 80 नंबर आते हैं, और इन पर तीसरी में वही बच्चा बैठेगा जिसके 70 नंबर आते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल मैं बार बार लेकर के तुम्हें इन्होंने जो कहा वो समझाऊंगी, तो इसे तुम ध्यान रखना। यानी मेरी क्लास में कौन बैठ सकता है, जिसके 90 नंबर आते हैं वो यहाँ बैठ सकता है, जिसके 80 आते हैं वो यहाँ बैठ सकता है, जिसके 70 आते हैं वो यहाँ बैठ सकता है। उनका क्या, जो 85 लाएंगे और 75 लाएंगे, उनके लिए मेरे पास जगह ही नहीं है। समझ रहे हो क्या मैम? बीच में? हाँ, बीच में कोई बेंच ही नहीं है, कोई टेबल ही नहीं है, मैंने ऐसा कोई नियम बनाया ही नहीं है। अगर तुम 85 लाओगे तो तुम मेरे एटम के अंदर बैठ ही नहीं सकते, यानी पर तुम्हें या तो 90 नंबर लाना है, या 80 लाना है, या 70 लाना है। तो मैम बेंचेस बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा सकते, हमारा नियम चल रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि तुम 85 ले आओगे तो हम नई बेंच लगा लेंगे, बात को समझो। बात यह है कि बोर का क्या कहना था, भाई तुम घर में जब सोते हो तो बेडरूम में सोते हो, है कि नहीं, छत पे जाके तो नहीं सो जाते हो, बाथरूम में तो नहीं सो जाते हो। यानी कि बेटा तुम्हारे पाए जाने की जगह फिक्स है, कि रात है तो तुम घर के बेड पे पड़े हुए पाए जाओगे। वैसे ही नील बोर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मिलेगा, उसकी एनर्जी वेलोसिटी सब फिक्स है। समझ रहे हो, तो इसको मैंने समझाने के लिए एक नंबर, देखो देखो सौगात, इसको ऐसे समझो, जैसे तुम 11th में हो, तुम पास हो जाओगे तो 12th में जाओगे, क्या कोई बीच की क्लास है 11:30? मैं इस साल नो 11:30 क्लास में, या 10वीं से नो 11वीं में आते समय 10:30 क्लास थी क्या कुछ? नहीं। नहीं थी ना। तो यानी कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप 6th से 7th में जाओगे, 6:30 कोई क्लास नहीं है। वैसे ही नील बोर कहते थे कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में घूमेगा, उसके बीच की कोई शेल है ही नहीं। अब तुम्हें समझ में आया, 6वीं और 7वीं के बीच में कोई 6:30 पौने 7 क्लास नहीं है। तो या तो तुम 6th में हो या तो तुम 7th में हो। समझ गए? यस मैम। बाकी दोनों समझ गए? यस मैम। तो इसीलिए रदरफोर्ड कहते थे कहीं भी घूमो, कहीं भी है इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑर्बिट में हो सकता है, चटाई जैसी बिछी है। लेकिन बोर ने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, यानी बेंचेस लगी हैं। ऐसा थोड़ी है कि तुम 85 ले आओगे तो मैं कहूंगी चलो अच्छा ठीक है तुम बीच में जमीन में बैठ जाओ ना, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा, उसकी एनर्जी फिक्स है, उसकी वेलोसिटी फिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्बिट भी फिक्स है, उसका सब कुछ फिक्स है। और यही सब हम समझेंगे, हम एक एक फॉर्मूला निकाल लेंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अगला इन्होंने क्वांटाइजेशन कंडीशन दिया था, तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा, यार देखो सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा था कि फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। मैं इसका जो है तुम्हें पीडीएफ दे दूंगी अगर तुम्हें चाहिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। बस यही पॉइंट्स इतने नोट कर लेना, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है और इन यहाँ पर एनर्जी भी फिक्स होती है,
या वेलोसिटी भी फिक्स होती है जिससे वो घूम रहा है, ठीक है। एनर्जी या वेलोसिटी भी फिक्स होती है जिससे वो घूमेगा। ये पॉइंट अपन आगे चल के और कैलकुलेट कर लेंगे कि एनर्जी कितनी है उसकी। मजेदार टॉपिक है। तीसरा पॉइंट देखो, यहां से मेन बात आती है। रदरफोर्ड ने क्वांटाइजेशन कंडीशन दी, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था बट मैं उसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला था उसी का इस्तेमाल हम बहुत आगे जाके करेंगे। तो कुछ अच्छा बेटा, तुम कुछ लिखो ना लिखो, एक कॉपी पेंसिल लेके बैठना, जितने फॉर्मूला लिख के दूंगी नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 2 डब्बा बना के उनको आपको लिखना है। ये क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी? इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स, सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा फॉर विच ये पॉइंट मैं लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ, फॉर विच द मैंने लिख लिया। एंगुलर क्या था? मोमेंटम। हाँ, एंगुलर मोमेंटम को बेटा जी एल एल से इज रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेटेड कैपिटल, मल्टीपल ऑफ, है ना? यस, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच टू द पावर, h अपॉन 2 पाई। यस जहां मैम। पर h क्या है? h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, लिख लो बेटा, रट लेना, इसको रटना ही पड़ेगा। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसे दिया था मैक्स प्लैंक ने, फिजिक्स में भी काम आएगा। इसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, ठीक है। मैम तो इसका ये भी ये रखना पड़ेगा। हाँ, ये कांस्टेंट है। जैसे पाई की वैल्यू फिक्स है ना, 22.7, हाँ 3 पॉइंट क्या था रे, मैं भूल गई, 22/7, 3.14 3.14। है ना? हाँ 3.14, वैसे ये हाँ भी फिक्स है, 3.1। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसी शेल्स में घूम रहा है, पहली शेल में घूम रहा है, तो k के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर इस शेल में इसका l हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई, n की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। लेकिन अगर वो l शेल में घूम रहा है तो l शेल के लिए n की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन 2 पाई। बोलो आ गया? हमने एक क्वेश्चन भी किया था पिछली बार। यस मैम। थर्ड शेल हो जाएगी तो 3h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नहीं है, ठीक है। अब तुम ये फॉर्मूला जरा देखो जो मैंने अभी तुम्हें लिखवाया है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। L इज इक्वल टू, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं L इज इक्वल टू N H अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये बना हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक। क्वांटाइजेशन कंडीशन कहलाता है ये फॉर्मूला। अब इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था जिसे कहा था एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये सारा फिजिक्स में है। आई होप मैं तुम्हें समझा पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हें कितना पता है और मैं कितना अच्छा फिजिक्स पढ़ा सकती हूँ। एंगुलर मोमेंटम वर्ड का मतलब समझाने जा रही हूँ क्योंकि इससे मुझे 2 फॉर्मूले निकालने हैं। एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट होता है L से, ठीक है। और बोर ने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक गोले में घूम रहा है, कोई भी चीज जब किसी गोले में घूमती है तो वो सेंटर से एक रेडियस से दूर घूम रही होती है, जिसे कहते हैं आर डिस्टेंस। इतनी बात समझ में आई है? सेंटीप्रिटल फोर्स है बीच में। वो सेंट्रीपिटल फोर्स अभी छोड़ दो, ये आर डिस्टेंस पे घूम रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन। फिर ये घूमते यस मैम। घूमते यहाँ आ गया, यहाँ जब पहुंचेगा तो ये रहा, दिख रहा है, यहाँ पर पहुंचा v वेलोसिटी से, समझ आ रहा है? फिर इधर मुड़ यस गया मैम। क्योंकि गोले में घूमना है, समझ आ रहा है? फिर यहाँ आएगा, तभी तो गोल गोल घूम पाएगा, यस मैम। समझ रहे हो? तो L क्या होता है? L का फॉर्मूला है R इंटू पी। R क्या है? डिस्टेंस, ये रखा सेंटर से सरकमफरेंस की दूरी, और P क्या है? P इज मोमेंटम, सिंपल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। यस, देखो फिजिक्स में P फॉर मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इस P की जगह मैं m इंटू वी लिख सकती हूँ, तो मैंने लिखा R इंटू m इंटू वी। ये, अब तुम्हें एक चीज पता है क्या? मुझे नहीं पता तुम अभी फिजिक्स में कितना पढ़ चुके हो, पर क्या तुम्हें ये पता है कि अगर 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस का निशान हो तो क्या होता है? ये वेक्टर का निशान है ना, यस मैम। बताओ, पता है क्या तुम्हें? फिजिक्स पढ़ते हो तुम? हम देखा था, मतलब देखा था लेकिन याद नहीं, ठीक है मैं बता देती हूँ।
अगर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस का निशान है तो आप जो है साइन थीटा लिखते हैं साथ में। यस मैम। समझ रहे हो? और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना होता है? 1। यस, तो आर एम बी साइन 90 है ये, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसलिए आर एम बी इंटू 1 इज 1। तो यहाँ पे आ गया एल इज इक्वल टू आर एम बी। ये समझ में आया? ये समझ में आया है? नहीं समझ में आया? ये हुआ है कि भाई वो गोल गोल घूम रहा है ना? वो गोल गोल घूम रहा है, तो गोल घूमने में उसका जो एंगुलर मोमेंटम, जब कोई चीज गोले में घूम रही है तो जहां भी प्रेजेंट है अपने को लगता है उसका कोई एंगल नहीं, पर जब वो डायरेक्शन बदलेगी तो उसमें कोई ना कोई एंगल होगा ही। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं ये रेडियस इंटू मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मैंने समझा दिया था आगे का। ये है तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अब तुम देखो तुम्हारी पहली और दूसरी इक्वेशन का एलएचएस सेम है, तो जब एलएचएस सेम होता है तो क्या होता है बेटा? इक्वेट कर देंगे जल्दी। हाँ मैं कर दूंगी। पहली इक्वेशन थी L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, मैंने कहा था लिखते चलो साथ साथ। दूसरी इक्वेशन थी L इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, तुम इतना लिख सकते हो, पूरा नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एलएचएस सेम है तो क्या होता है? इक्वेट कर देंगे मैम, मतलब अब ऊपर वाली इक्वल टू नीचे वाली। यस, यानी अगर एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होता है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ ना एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसा? यस मैम। लिख सकते हैं ना? इसी इक्वेशन को डाल लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब तुम कहोगे आपने 1 इसको लिखवाया था, मैंने रोमन में 1 लिखवाया इसको। ठीक है, यही इक्वेशन कहलाती है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। दिस इक्वेशन ओनली इज कॉल्ड एज बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। और इसी इक्वेशन के बाद H की वैल्यू निकल के आई थी, प्लैंक कांस्टेंट ने मैक्स प्लैंक ने प्लैंक कांस्टेंट देकर उसकी वैल्यू बताई थी कि ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। फिर तुम्हें मैंने एक फोर्थ पॉइंट पढ़ाया था जो कि मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं याद दिला देती हूँ। मैंने तुम्हें समझाया था एक वो पत्थर बांध के घुमाने वाला एग्जाम्पल की, और लट्टू वाला एग्जाम्पल समझाया था कि थोड़ी देर बाद रुक जाता है, तो रदरफोर्ड को लगता था इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में जाके घुस जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, पर नहीं होता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फोर्स, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, कि न्यूक्लियस जो है सेंटर से इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रिवॉल्व करता रहता है। समझ आया तुम्हें इतना? सो फोर्थ पॉइंट आई हैव टॉट, जिसमें मैंने तुम्हें पढ़ाया था, एक और इक्वेशन मैंने तुम्हें पढ़ाई थी वो मैं बता देती हूँ, वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? जो नहीं मैम, पढ़ाई थी। क्या हुआ? पढ़ाई थी मैम, पढ़ाई थी ना, याद करो। मैंने बोला था कि सेंटर में प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज है। मैंने तुमसे कहा भी था कि फिजिक्स में Q1 और Q2 दो चार्ज के बीच में क्या इक्वेशन होती है फोर्स की, तो तुमने मुझे नहीं बताया था। फिर मैंने तुमसे कहा था फोर्स की इक्वेशन दो चार्जेस के बीच में होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, यस मैम। इतना क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास, ये बेटा देखो, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये Fe और Fc के बीच का जो फोर्स है, या ये कह लो सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा क्यों हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। ठीक है, और Fc की वैल्यू यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv स्क्वायर अपॉन आर। अब ये क्या है mv स्क्वायर अपॉन आर? कहां से आया? ये इस तरह से आया कि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये सेंटर से r डिस्टेंस पे घूम रहा है, विद वेलोसिटी v घूम रहा है, और इसका कुछ मास होगा m। तो ये जो फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा mv स्क्वायर बाई आर। इसमें कोई डाउट है? नो। देखो मैं फिर से बताती हूँ, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दो चार्ज प्लस माइनस चार्ज है,
इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उसे मैं Fe से डिनोट कर देती हूँ। और फिजिक्स कहता है दो चार्जेस के बीच के फोर्स की वैल्यू इतनी होती है। लेकिन ये एक चार्ज स्पीशीज है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस से, उसकी वैल्यू है mv²/r। इसमें कोई डाउट है? नो मैम। तो मैंने जब बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, तो अगर मैं बोल रही हूँ Fe इज इक्वल टू Fc, तो मैं क्या और लिख सकती हूँ? मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/r², और Fc की वैल्यू क्या है ये, तो आई कैन राइट इट इज इक्वल टू mv²/r। किसी को इतने में कोई डाउट है? नो मैम। फिर मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये जो Q1 Q2 है ये क्या है। देखो, तुम्हारा एक है प्लस चार्ज, एक है इलेक्ट्रॉन, तो मैं इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, और मैं इसे Q1 Q2 जो मानना है वो मान लो। और न्यूक्लियस में क्या भरा होता है? प्रोटॉन्स, प्रोटॉन भरे होते हैं ना, प्रोटॉन का ही पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं मान लेती हूँ कि E नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, तो बहुत सारा E भरा हुआ है, तो मैं उसे Ze लिख लेती हूँ। यानी न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो Ze है, माना है अपन ने ऐसा। Ze इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मैं Q1 Q2 की जगह क्या लिख सकती हूँ? आई कैन राइट Ze इंटू E। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस मैम। नहीं समझ में आ रहा? श्रेया, यस मैम। आर यू गेटिंग? नहीं मैम, एक बार और समझा दीजिए। मैंने ये बोला कि हम Q1 Q2 ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। इक्वेशन Q1 Q2 के लिए है, फिजिक्स से आई है, लेकिन हमारा Q1 क्या है? मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हमारा Q1 है। हमारे चार्जेस क्या है? हमारा चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, तो मैं Q1 को E मान लेती हूँ क्योंकि E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और मैं Q2 को Ze मान लेती हूँ क्योंकि दैट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो मैंने Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। अब समझ में आया? हाँ। अपॉन r² इज इक्वल टू mv²/r। सो यहाँ पे तुम लिख लोगे अगली स्टेप में 1/4πε इंटू Ze²/r², बाकी सबका सेम टू सेम छाप दो। ये बनी तुम्हारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। बेटा अब जो तुम्हारी ये रोमन में लिखेंगे, सॉरी देखो रोमन में लिखा था 1 ये वाली इक्वेशन, और रोमन में लिख रहे हैं 2। इन दोनों इक्वेशन से अब आगे का सारा काम चलेगा, पर वो काम तब चलेगा जब मैं तुम्हें एक 5th पॉइंट 4th के बाद और पढ़ा दूंगी। फिर मैं तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूला बताऊंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 5th पॉइंट क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनो, क्योंकि हमने पिछली क्लास में वहां तक पढ़ लिया था जिसको मैंने रिपीट किया, कि तुम भूल गए होंगे, गैप हो गया था, और फिर टॉपिक में मजा नहीं आएगा कि मैं बोलती रहूंगी अरे मैंने उस दिन पढ़ाया था, तुम कहोगे पता नहीं क्या पढ़ाया था, हम तो भूल गए। सो 5th पॉइंट है व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ particular orbit, while revolving in a particular orbit, an electron neither gains energy nor loses energy। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और शेल इज फिक्स्ड। बेटा इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ी देर बाद, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बट फिर भी मैं थ्योरेटिकली आपको समझाती हूँ कि बोर ने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में घूम रहा है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो एल शेल में घूम रहा है, तो इनकी एनर्जी अलग अलग होगी और जिस ऑर्बिटल में है उसके हिसाब से फिक्स होगी। समझ रहे हो? इसको कैसे समझ सकते हो कि अगर दो बच्चे हैं, एक 6th में है एक 7th में है, तो उनका नॉलेज अलग अलग होगा ना, और जो 6th में है वो पूरा साल 6th में ही घूमेगा, और जो 7th में है वो 7th में ही घूमेगा। समझ रहे हो? आ रही बात समझ में? यस मैम। तो वो ये कह रहे थे कि इनकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, इट कैन नॉट चेंज। कह रहे थे कि ये बदल नहीं सकती है, इट कैन नॉट चेंज। बेटा
सुनो मजे की बात, अभी मैं इसको और समझाऊंगी। और फिर इन्होंने इस एनर्जी लेवल को या इस शेल को या इस ऑर्बिट को, इस शेल को इन्होंने कह दिया स्टेशनरी एनर्जी लेवल। इन्होंने कह दिया इसे शेल को स्टेशनरी एनर्जी लेवल। स्टेशनरी क्यों? क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इट इज फिक्स्ड। ठीक है, फिर उन्होंने इन्हें नाम दे दिए। n इज इक्वल टू 1 को k कह दिया था, n इज इक्वल टू 2 को l कह दिया था, n इज इक्वल टू 3 को m कह दिया था, सो ऑन। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात जो कि ये है कि 5वें पॉइंट में बोर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड शेल में घूमता है ना, वो उसकी एनर्जी बदलती नहीं है। 6वीं का बच्चा साल भर 6वीं में घूमेगा, कब 7th में जाएगा? जब वो पास हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब 33% के ऊपर लाएगा तो 7th में चला जाएगा। और 7th वाला 6th में कब आ सकता है? जब वो फेल हो जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तब आ सकता है। बोलो आ सकता है? समझ में आया पॉइंट? यस मैम। तो पहले तो हम कह रहे हैं 6वीं वाला 7वीं में नहीं जा सकता और 7वीं वाला 6वीं में नहीं जा सकता। ये पॉइंट ये था, इसमें कोई डाउट है? यस मैम। पहले हम क्या कह रहे हैं, जो 6th में है वो 6th में रहो, जो 7th में है वो 7th में रहो, है ना? यही नॉर्मल बात है कि भाई तुम 6th में हो ना, तुम 6th में ही रहोगे, तुम 7th में हो, तुम 7th में ही रहो। लेकिन अगला ही पॉइंट आ जाता है कि 6th वाला जब पास हो जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो 7th में चला जाएगा, और 7th वाला अगर फेल हो गया तो वो 6th में वापस आ जाएगा। यानी इसका 6th मतलब ये पॉइंट आ हुआ, जाएगा। इसका तो मतलब मैं इसका बता मतलब रही ये हूँ, जो मैंने जहाँ है बताया, वही घूमता है। जो जहां है वो वहीं घूमता है। वेरी गुड। लेकिन अगला ही पॉइंट, तुमने अभी 5वां पॉइंट समझा है, जो जहां है वो वहीं घूमता है। वेरी गुड। यानी उसकी एनर्जी फिक्स है, उसका ऑर्बिट फिक्स है। यानी जैसे तुम अपने घर में हो तो तुम अपने घर में ही रहोगे, मेरे मत आ जाना, या गौरवेंद्र के घर मत चले जाना। लेकिन अगर तुम्हें मौका दिया जाए तो तुम जा सकते हो कि नहीं जा सकते? जा सकते बोलो, हैं। क्या दे यस दिया मैम। जाए तो जा सकते हो? मैं तुम्हें गाड़ी दे दूं, लो रास्ता, मेरी कार की चाबी, ऑर्बिट गाड़ी बदल दे दे दूं दो। तुम। यस, ऑर्बिट कैसे बदल देंगे? गाड़ी दे दूं मैं तुम्हें, मैंने तुम्हें आजादी दे दी, एनर्जी ज्यादा दे दी, एक्साइट जाओ कर ऐश दीजिए, करो। यस, क्या कर दूं? ज्यादा एक्साइट कर दीजिए, मतलब अगर उसमें हाँ ज्यादा एनर्जी हाँ, होगी एक्साइट वो कर दो, 30 में आगे चेंज कर एनर्जी का देगा। तमाचा मार दो। एनर्जी का तमाचा अभी बताती हूँ मैं। वो 6th पॉइंट मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद रुक कर बताऊंगी, वो आखिरी पॉइंट है इसका पोस्टुलेट का। 6th पॉइंट कहता है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो के शेल से एल में कूदा सकते हो तुम, और एल से वापस के में भी फेंक सकते हो। मगर इस बात को समझने के लिए हमें बहुत गणित समझनी पड़ेगी। और अब बेटा यहाँ ये तो सब थ्योरी था, मैंने तुम्हें निक्के निक्के से 2-3 फॉर्मूले पढ़ाए। अब आएगी फॉर्मूला और न्यूमेरिकल की बाढ़। सो लेट्स एंजॉय। हेडिंग डाल लो और यहाँ से जरूर लिख लेना। अभी देखना 6th पॉइंट बचा है, उसे पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें पढ़ाना चाहती हूँ। कैलकुलेशंस फॉर कैलकुलेटिंग रेडियस, वेलोसिटी। तो मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, कोई इलेक्ट्रॉन किसी कहाँ गया रे, ये तो न्यूक्लियस है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी न्यूक्लियस से जो दूरी है वो r है, वो v वेलोसिटी से घूमता है। तो क्या रेडियस क्या है भाई? कैलकुलेट करो। वेलोसिटी क्या है? कैलकुलेट करो। तो फॉर्मूला चाहिए ना, तभी तो कैलकुलेट करेंगे। आया समझ में? तो आप कैलकुलेट यस करिए, मैम। फॉर्मूला, रेडियस निकालिए, वेलोसिटी निकालिए। अच्छा जी, अगर कोई घूमता है तो उसकी एनर्जी को क्या कहते हैं? एनीथिंग इन मोशन। हम पूरी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है प्योरली। तो काइनेटिक एनर्जी होती है, घूमता है तो वो घूम रहा है भाई, तो यस उसकी मैम। काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? यस मैम। और कोई ना कोई उसकी पोजीशन है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और दोनों को जोड़ देते हैं तो कुछ टोटल एनर्जी भी होगी। तो मैं तुम्हें ये 5 चीजें कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताऊंगी। और जेई का फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन जरूर टपकता है यहाँ से। चलो आओ कर कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी, बहुत इजी, इतना इजी, इतना इजी, इतना इजी तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं। अपन एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। पहली चीज हम कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब तुम इतने दिनों से चिल्ला रहे हो न्यूक्लियस के बाद आती है के शेल है। कभी तुमने सोचा है कि न्यूक्लियस से के शेल की दूरी कितनी है? क्या 2 वो जितना किलोमीटर है? बड़ा क्या एटम होगा, क्या 5 सेंटीमीटर है? अच्छा, जितना अच्छा बड़ा ऐसा एटम है। होगा। क्या लॉजिक है यार सौहार्द, क्या लॉजिक है इसमें? एक बात बताओ बेटा, हाइड्रोजन की के शेल और हीलियम की के शेल, हीलियम का एटम हाइड्रोजन से बड़ा होता है तो उसकी के शेल की दूरी न्यूक्लियस से ज्यादा होगी।
अब होती चलो होगी आओ पता देखते नहीं। हैं। हाँ तो वही देखना है। अपन रेडियस निकाल रहे हैं, अब कैसे निकालेंगे? हमने अभी दो छोटे छोटे फॉर्मूला डिराइव किए थे। पहला फॉर्मूला था L इज इक्वल टू एम वी आर, और दूसरा था L इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, लिख लेते हैं, पीछे भी लिख के बताया था। फिर उनको इक्वेट कर दिया था तो बन गया था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। याद है तुम्हें ये? यस मैम। याद है कि नहीं याद है? यस मैम। सबको याद है बेटा ये? Yes, ma'am. यस मैम। अब तुमने पहली इक्वेशन ये पढ़ी थी, देखो जाके मैंने लिखा है वहां पे कि ये पहली इक्वेशन है। फिर दूसरी मैंने तुम्हें एक बताई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन क्या था रे आर। ये दूसरी इक्वेशन थी कि नहीं थी? यस मैम। अब ये कह रहा है कि तुम जो है पहली इक्वेशन की स्क्वायरिंग करो, स्क्वायर द इक्वेशन 1 एंड डिवाइड इट बाय इक्वेशन सेकंड, डिवाइड इट बाय इक्वेशन सेकंड। अब तुम पूछोगे क्यों करें? इसलिए करना है क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ खून खराबा मचाना पड़ेगा, तभी हमें आर की वैल्यू मिलेगी इन दोनों इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि इस पहली इक्वेशन में भी आर है और दूसरी में भी आर है, तो हम किसी एक से नहीं निकाल सकते। और इनमें कोई कॉमन फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हमें इनको मिक्स करके आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इनको बराबरी, समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए इसका स्क्वायर लगाओ और पहली को दूसरी से डिवाइड करो। अब देखो मैं कर देती हूँ, ठीक है? तो मैंने बोला है कि इनका स्क्वायर लगा लो, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया पहली इक्वेशन है हमारी एम वी आर इट इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। अगर मैडम हम इसका स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, देखो यहाँ लिख रहा है एन स्क्वायर, यहाँ से लिख रही हूँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बोलो हो जाएगा पाई स्क्वायर। यस इतने मैम। में कोई डाउट है? नो। अरे है, डाउट है? नहीं है? ठीक है। नो। और इट इज इक्वल टू एम बी आर का स्क्वायर लगा लो, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर। स्क्वायर कोई कोई डाउट है? फिर मैंने कहा था ये पहली इक्वेशन का स्क्वायर हो गया, इसको डिवाइड कर लो दूसरी इक्वेशन से। तो दूसरी इक्वेशन क्या थी? दूसरी इक्वेशन क्या थी भाई? दूसरी इक्वेशन 1/4 epsilon naught. हाँ, तो देखो दूसरी इक्वेशन को मैं यहाँ लिखती हूँ, फिर समझा पाऊंगी, दूसरे कलर से लिखती हूँ वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे मैडम ने क्या कहाँ पहुंचा दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये सेकंड इक्वेशन, हम इसके डिवाइड में लिख रहे हैं इसको, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो तुम समझ जाना, सब मैथ्स वाले हो, नहीं समझे तो समझाऊंगी। देखो इतना हिस्सा मैं पहले लिख रही हूँ, जेड ई स्क्वायर अपॉन में ये सब एक साथ लिख सकती हूँ, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मैंने अभी इतना लिखा है, कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को तो पूछो, बोलो। No, ma'am, no doubt. इतनी शांति क्यों है? श्रिया कोई डाउट है? श्रिया बेटा कोई डाउट है? श्रिया आर यू देयर इन द क्लास? एम आई ऑडिबल? मैम और क्लास में नहीं है, अभी लीव कर गई। क्या हुआ उसको? अब आ गई। श्रिया व्हाट हैपेंड बेटा? मैम वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया था। ओके, अब तो बहुत ही कचरा हो गया। कहाँ से तुम नहीं थी? मैम जस्ट अभी निकली थी और आ गई फटाफट। ओके ओके, तो अभी तुम्हें इतना क्लियर है ना सारा? मैंने क्या किया है, बस ये इसके फर्स्ट इक्वेशन ये थी, इसका स्क्वायर लगा के मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये थी फर्स्ट इक्वेशन, इसका स्क्वायर लगा के यहाँ लिखा, और इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन से। तो मैं सेकंड इक्वेशन का ये हिस्सा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, इतने में कोई डाउट है किसी को भी? सौगात तुम्हें है बेटा? सौगात? मैम नो डाउट। हाँ, फिर ये एम वी स्क्वायर बाई आर को यहाँ लिख लो, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये यहाँ ऐसे अरेंज होगा। अब जो है इसमें से जो जो कट सकता है, देखो 4 से 4 कट जाएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखो मैं करूंगी तो तुम बहुत मतलब कचरा हो जाएगा, तुम्हें तो इक्वेशन याद करनी है। पर अगर मैं तुम्हें दे दूंगी कि ये फॉर्मूला है रट लेना, तो तुम कहोगे आया कहाँ से, ये तो बताया नहीं। ठीक है,
इसलिए मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, तुमको जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, तुम ये फॉर्मूला रट लेना, तुम ये फॉर्मूला रट लेना। पर अगर तुम समझ सकते हो तो जो समझ सकता है उसके लिए मैं पूरा पढ़ा रही हूँ, आपको काम सिर्फ फॉर्मूला आएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल कर लो, मतलब जो जो कट सकता है वो काट दो। 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, फिर क्या कट रहा है रे, m स्क्वायर से m, मतलब 1 m कट गया, ये पूरा का पूरा v स्क्वायर उड़ा दो, गया। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं कट रहा है, और लिख के देख लेती हूँ नीचे क्या कट रहा है। अब मेरे पास बचा क्या, देखो n स्क्वायर h स्क्वायर बचा, यहाँ से इसके नीचे में क्या बचा रे, पाई बचा है, ठीक है। अब ये जो है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d के फॉर्म में, तो ये चीज पलट जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। इतने में कोई डाउट है किसी को? नो मैम। इधर क्या बचा, इधर बचा है m, तुम बोलो ना क्या बचा है, r स्क्वायर इंटू r, बोलो। अब तुम बताओ क्या और मर सकता है, r स्क्वायर से r स्क्वायर, यस अरे मैम। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना समझ में? यस मैम। यस मैम। अब तुम्हें निकालना था रेडियस, ये रहा r, इस m को यहाँ भगा दो, बन गया फॉर्मूला, r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या रे, पाई, फिर दे दो जगह m को, z स्क्वायर। ये बन गया रेडियस निकालने का फॉर्मूला, बोलो बेटा। Yes, ma'am. अब एप्सिलॉन Yes, नॉट ma'am. क्या है, फिजिक्स के बच्चे बताएंगे मुझे, परमिटिविटी। ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, Yes. ओके। अच्छा ये तुम्हें ये मालूम है, अब मैं ना देखो, ये तो एक इसकी इक्वेशन आ गई, थर्ड फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, लेकिन है ना क्योंकि हमें जेई देना है, तो हम इतना बड़ा फॉर्मूला तो याद ही नहीं करेंगे, हमको तो शॉर्टकट भी चाहिए मैडम। तो ये है कॉमन फॉर्मूला जो होता है। अब अगर मैं तुम्हें इसका आगे समझाऊं, तो अगर मुझे किसी nth ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। इसमें से देखो कांस्टेंट क्या क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, उसके बाद ई भी कांस्टेंट होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑन इलेक्ट्रॉन, e इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी कांस्टेंट चीजें हैं भाई, दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन माने एक इलेक्ट्रॉन, उसका मास और उसका चार्ज सेम होता है। अपन ने पढ़ लिया था ना मास और चार्ज क्या था इलेक्ट्रॉन का, Yes, मैम। है ना। तो ये इस पूरे फॉर्मूला से जितनी कांस्टेंट बातें हैं वो मैंने आगे निकाली, इनके नीचे लिख लेना कि ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अब जो नहीं कांस्टेंट है वो क्या बचा, n स्क्वायर। शेल कांस्टेंट नहीं है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इंफिनिटी भी हो सकती है। अपॉन z कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन अलग अलग होते हैं हर एटम में, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, ये फिक्स नहीं है, ठीक। या तुम z को कह सकते हो कि ये क्या है, z से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू z, यानी क्या एटॉमिक नंबर, याद नहीं आया, मास नंबर को a से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो। Yes, हाँ मैम। हाँ, आ गया। याद आ गया ना। तो ये देखो, अब ये सारे कांस्टेंट हैं, अब मैंने नहीं सॉल्व किया, साइंटिस्ट ने सॉल्व किया। तो उन्होंने कैसे सॉल्व किया होगा, इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दी होंगी, देखो इसकी भी कुछ वैल्यू है कांस्टेंट में, मास और इलेक्ट्रॉन की भी कुछ वैल्यू है, पाई की, इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने तुम्हें आज की क्लास में बताई, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती होगी, मुझे तो याद नहीं है पर कुछ तो होती होगी, है ना, मुझे जरूरत नहीं क्योंकि फिजिक्स का कांस्टेंट है। उन्होंने ये सब जमाया और तुम्हें भी जरूरत नहीं है। अगर मैं तुमसे कहूं कि जाओ बेटा इन सब का वैल्यू जमाओ और सॉल्व करके ले आना, तो तुम भी कैलकुलेटर की मदद लोगे, मगर उसकी जरूरत नहीं है, आप रट लीजिए। इसकी वैल्यू होती है 0.53, जब ये पूरा सॉल्व कर दोगे तो 0.53 आएगा, कुछ बुक्स में 0.529 भी लिखा है, तो ये मत सोचना कि मैडम ने गलत पढ़ा दिया, 29 को राउंड ऑफ करके 3 हो जाएगा, इंटू n स्क्वायर अपॉन z, एंगस्ट्रॉम, ये बना शॉर्टकट फॉर्मूला जे की, समझ गए। क्या निकाल लिया तुमने, आर रेडियस फॉर nth ऑर्बिटल किसी एटम। क्या तुम्हें मेरी ये बात समझ में आई है? अगर तुम्हें ये डेरिवेशन नहीं समझ में आया है तो 2 बार वीडियो को वापस चला के देखना, आ जाएगा।
और अगर फिर भी नहीं आया है तो कह देना बेटा तुम मत याद करो, तुम सिर्फ जिसके आगे मैडम ने रोमन नंबर 3 लिखा ये इक्वेशन याद कर लो, ठीक है, और तुम ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। मैं इसको 4th नंबर दे देती हूँ, थर्ड का ए दे देती हूँ, ये थर्ड है, ये थर्ड का ए दे देती हूँ, इसी का शॉर्टकट निकाला है सॉल्व करके। क्या तुम्हें इतना क्लियर है बेटा? देखो तुम्हें केमिस्ट्री Yes, में ma'am. डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, मैंने इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ाया कि मान लो तुम अगले साल, मान लो क्या तुम अगले साल फिजिक्स पढ़ोगे ही, फिर कोई और तुम्हें पढ़ा रहा होगा तो तुम सोच रहे होगे हैं हमें पिछले साल तो इन्होंने पढ़ाया नहीं, केमिस्ट्री में था ये सब कुछ पर हमारा छोड़ दिया, इसलिए पढ़ा रहे हो, ठीक है। और मेरे को ना कम पढ़ाने में ना मन मानता नहीं है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो मैंने तुम्हें इसलिए इतना सारा मैथमेटिकल वो पढ़ा दिया। अब चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन कैसा आता है इस पे, तो बोलो फाइंड द, देखो इस टुच्चे से सवाल को सॉल्व कराने के लिए अपन 15 मिनट से डेरिवेशन कर रहे थे। फाइंड रेडियस ऑफ, लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे देती ना तो तुम्हारे को श्रद्धा नहीं आती, श्रद्धा भक्ति आती नहीं कि कहां से पैदा हो गया। सो फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो रे फॉर्मूला बोलो कैसे करेंगे। तुम्हें पता है फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अभी पढ़ा है मैंने फॉर्मूला, Yes, पढ़ा है ना। ma'am. अब तुम Yes, बस ma'am. वैल्यू जमाते रहो। हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है पहली शेल, तो Rn की वैल्यू हो जाएगी R1 क्योंकि फर्स्ट शेल है, तो 0.53 इंटू एन क्या है रे, नंबर ऑफ शेल, उसने दिया है फर्स्ट शेल, तो 1 का स्क्वायर। Z क्या है मैं लिख देती हूँ, N इज फॉर नंबर ऑफ शेल बेटा, और Z इज फॉर बोलो Number of proton एटॉमिक atom. नंबर, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है कि नहीं होता है, Yes, ma'am. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल न्यूक्लियस से 0.53 एंगस्ट्रॉम दूर होती है। अब तुम बता सकते हो किसी को, समझ रहे हो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी चीज का रास्ता या डिस्टेंस नापना है या लेंथ नापनी है तो आप स्केल लेकर चलोगे तभी, इंची टेप लेकर चलोगे तभी नाप सकते हो, आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो उन्होंने कर दिया, समझ आया। Yes, ma'am. यानी कि इसका श्रिया, इस सवाल का मतलब क्या है, इस सवाल का मतलब है कि ये रहा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये रहा हाइड्रोजन का के शेल। वो कहना चाहता है, ये वैल्यू कह रही कि न्यूक्लियस से हाइड्रोजन की के शेल की दूरी 0.353 एंगस्ट्रॉम है। आया समझ में? Yes, ma'am. तो तुम्हें समझ में आ रहा है बोर कितने जीनियस थे। तुम्हें एक और बात बताती हूँ जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, पर मुझे पता है तो मैं बिना बताए नहीं रह सकती। बोर इतने जीनियस थे कि उन्हें आइंस्टीन से कंपेयर किया जाता, समझ रहे हो। वो तो तुम्हें उनका काम देख के ही समझ में आ गया होगा कि जीनियस थे। Yes, बोलो। ma'am. Yes, ma'am. चलो अब R2 कैलकुलेट कर दो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड लिखोगे, 0.53 सेकेंड शेल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी, और z भी लिख देती हूँ, नहीं कहोगे आपने लिखा नहीं, 1 है, 0.53 इंटू 4। अब जिसका मन करे वो सॉल्व कर ले, मेरा तो नहीं है, मैं नहीं करती क्योंकि जब एग्जाम में आता है ना तो वो जेई वाले वैल्यू सॉल्व करके नहीं देते, वो ऑप्शन में ऐसे देते, तो इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मन करे तो कर लेना, मुझे मल्टीप्लाई आता है करके बता देती हूँ। कुछ 2.12 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, देख लेना मैंने सही मल्टीप्लाई किया कि नहीं, बहुत जल्दी में किया। तो 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, हालांकि इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा, ऑप्शन ऐसे आते हैं, ऐसे कहाँ गए रे, ऐसे आते हैं। अब देखो 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि R3 निकाल रहे हो तुम, अपॉन जेड, तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 3 3 जा 9 एंगस्ट्रॉम। बोलो कोई डाउट है इन न्यूमेरिकल्स में? बिल्कुल नहीं, बहुत मैम। छोटे न्यूमेरिकल थे। हाँ, अब तुम कितने प्यारे बच्चे हो, तुमने जैसे ही कहा नहीं मैडम, मैडम एक फट से क्वेश्चन दे देती है ये चेक करने के लिए कि तुमको कुछ क्या समझना है। ये जेई का क्वेश्चन है, करो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव, तुक्का मत मारना, विल हैव सेम रेडियस एज फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर क्लास में कोई ऐसा है जिसको आईआईटी नहीं देना है तो वो ये सोचे ना कि मेरे को तो देना नहीं, मैं क्यों करूं सवाल।
तुम्हें करना है, क्योंकि दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें 11वीं और 12वीं की केमिस्ट्री आती है तो यही सवाल आएंगे, कहीं अलग से नहीं पैदा होना। n is equal to 2 for lithium, b n is equal to 2 for beryllium, c n is equal to 2 for helium, और d n is equal to 3 for helium। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? सवाल समझ में आया? नो मैम। सवाल समझ में? अच्छा, सौगात को नहीं आया। अच्छा गौरवेंद्र, तुम्हें समझ में आया है? आ गया। आ गया है। और तुम्हें समझ में आया श्रेया कि तुम्हें भी नहीं आया? थोड़ा बहुत आया है। कितना? थोड़ा बहुत में बताओ कि कितना समझ में आया, क्या समझ पाई हो? गौरवेंद्र तुम सॉल्व करो, अपना आंसर लॉक करके रखो, मैं पूछती हूँ तुमसे। बाकी दोनों श्रेया क्या क्या समझ में आया पहले वो? रेडियस, फर्स्ट शेल की रेडियस निकालनी है के शेल की। हाँ ठीक है। वो क्या पूछ रहा है समझो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, उसने इतनी बड़ी हिंट दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम रेडियस एज फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन, इजंट इट अ हिंट? मेरे को आ गया मैम। आ गया है तो करो सॉल्व। श्रेया बेटा देख, वो कह रहा है इन चारों में से किसकी रेडियस, कौन सी रेडियस, लिथियम का सेकंड वाला शेल यानी एल शेल, या बेरिलियम का एल शेल, या हीलियम का एल शेल, या हीलियम का एम शेल, कौन सा शेल इनमें से सेम रेडियस रखता है हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल जैसा? तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल निकाल लो। अच्छा करो, तुम ही करो। किसी का आया आंसर? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ही टुच्चा सा सवाल है। अभी सॉल्व करोगी तो तुम कहोगे हाँ इतना इजी था, हमसे नहीं आया। किसी से आया? मैम कर रहे हैं। गौरवेंद्र कर रहा हूँ मैम। तुम लोग कर रहे हो, बाकी इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? बेटा इतना टाइम मत लगा प्लीज, कर लो जल्दी कर लो, बहुत इजी है। चलो मैं तुम्हें थोड़ी हिंट और दूं। हाँ बी क्या? अरे तुम्हें मैंने फॉर्मूला दे दिया है, वैल्यूज जमा जमा के देख लो किसकी वैल्यू जो है हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल जितनी आ रही है। बी वाली बी, सेम आ रही है 0.5। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। किसने निकाला? गौरवेंद्र ने। गौरवेंद्र ने ना? यस मैम। अच्छा और बाकी दोनों? चलो आओ देखो कैसे हुआ। मुझे लॉजिक बाद में समझ में आया, वो हालांकि उसमें बस वो देखा ना मल्टीप्लिकेशन कौन सा कट रहा है कंप्लीट, तो यही कट रहा था। एक्चुअली देखो कैसे किया, वो बोल रहा सेम रेडियस एज फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या था? रेडियस का फॉर्मूला क्या था? 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल बोल रहा है, हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल मतलब 0.3 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1, तो ये तो खत्म हो गया, यानी 0.53 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन की फर्स्ट रेडियस होती है 0.53। अब इनमें से जिसकी 0.53 आ जाए वो आंसर हो जाएगा। तो इसकी देखो, इसका क्या आ रहा है? 0.53 इंटू लिथियम की सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल का मतलब है 2 स्क्वायर। और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, तो ये तो 4/3 आ रहा है, तो ये इसके सेम है क्या? नहीं है। नहीं। इसको सॉल्व कर लो। 0.53 इंटू बेरिलियम सेकंड शेल है, तो 2 स्क्वायर बाई हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4। ये तो क्या हो गया? 4 कैंसिल हो गया है ना? आ गया। अच्छा इसे भी कर लेते हैं, देख ही लेते हैं हम। श्रिया तुम्हें आया बेटा समझ में? क्योंकि सौगात की बातों से समझ में आ गया किसे आ गया है। मैंने तो यही 0.53 किया था, तो बेरिलियम सॉल्व कर लिया था, आंसर आ गया।
2 स्क्वायर बाई हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो यहाँ बचेगा 0.53 इंटू 2, तो यानी ये आंसर तो 4 नहीं by है। इसको भी देख लो, 0.53 इंटू n की 3 का स्क्वायर बाई हीलियम का क्या होता है रे एटॉमिक नंबर 2, तो 3 का स्क्वायर 9/2, ये भी नहीं होगा। सारे सॉल्व कर दिए मैंने। बोलो ये कठिन था? मैम बहुत इजी है। बहुत इजी है, बस सवाल समझ में आए। अच्छा चलो, बहुत इजी में मैं एक और सवाल देती हूँ मैं, वो होमवर्क है, अब बिल्कुल नहीं करोगे तुम, नहीं तो क्लास खा जाओगे। विच स्टेट ऑफ, लिखो जरा, इसमें एक नया वर्ड आया है जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सवाल तुम्हें दे रही हूँ। मैं समझाऊंगी लेकिन क्वेश्चन तुम करोगे। विच स्टेट ऑफ ट्रिपल आयोनाइज्ड Be3+ has the same orbital radius as that of ground state। बेटा एक नया शब्द है, एक तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस सवाल का मतलब समझ में आया तुम्हें? थोड़ा थोड़ा मैम। बेटा ट्रिपल आयोनाइज्ड इसलिए लिखा है क्योंकि Be+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वो दे चुका है तो आयन बन गया है। और ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है हाइड्रोजन का, कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो n=1 यानी k शेल में। अब तुम ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना, ठीक है? क्लियर है? अरे बोलो रे, क्लियर है कि नहीं? हाँ मैम। ये होमवर्क है, इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं नहीं बताऊंगी, मैंने बहुत सारा बता दिया। वीडियो फिर से देखना और ट्राई करना, फिर भी नहीं आएगा तब मैं बताऊंगी। अब देखो, बोर ने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन इन्होंने जितनी भी कैलकुलेशन करी है, जो भी बताया है, ये सब बोर का जो एटम मॉडल है वो सिर्फ, इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देखो, बोर का जो मॉडल है दैट इज वैलिड, वो लागू होता है या काम करता है वैलिड ऑन ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी सिर्फ हाइड्रोजन के लिए काम कर सकता है, He+ के लिए काम कर सकता है, Li2+ के लिए काम करता है, Be3+ के लिए काम करता है, यानी ये वो सारी स्पीशीज हैं जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सिर्फ मोनो एटॉमिक स्पीशीज के लिए काम करता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले, मतलब अगर तुमको हीलियम पे लगा लें बोर मॉडल नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। He+ का मतलब हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो कि तुम्हें पता है हीलियम तो नोबल गैस है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो देता ही नहीं है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। हाँ, Li2+ पॉसिबल है, Be3+ भी पॉसिबल है। क्लियर हो गया है तुम्हें कि इसकी ड्रॉबैक क्या थी? बोलो बेटा। यस मैम। मैम फिर तो मतलब चलो, बस 4 एलिमेंट्स पर ही वैलिड रहा। हाँ बस, लेकिन भाई इनके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक जो और कुछ कर पाया हो, तो यही सबसे बड़े हैं। अब देखो, हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया था, अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, यानी तुम समझ रहे हो, हमने रेडियस कैलकुलेट करी तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी निकाल ली एटम के अंदर। अब अगर हम वेलोसिटी निकाल लेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से घूम रहा है, मतलब कुछ बचा ही नहीं कैलकुलेट करने के लिए, सब तो निकाल डाला। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? अब देखो, हमारे पास वही 2 फॉर्मूले हैं, वही 2 है ना, उन्हीं से हमारी पूरी दुनिया चल रही है। mvr = nh/2π, याद है ये फॉर्मूला? बोलो ना, इसी में अपन ने आर Yes. निकाल लिया था, हाँ मैम। है ना। हालांकि आर निकालने के लिए हमने पहली दूसरी दोनों इक्वेशन का यूज किया था, पर यहाँ पर इसी से काम चल जाएगा। इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट कर दो जो तुमने अभी कैलकुलेट करी है, तो तुम्हारा वेलोसिटी निकल जाएगा। देखो, करते हैं पुट करते हैं। देखो, अब देखो फिर से लिख रही हूँ यार, क्योंकि वहां जगह नहीं थी। nh/2π, इसमें मैंने तुम्हें बोला आर की वैल्यू रख दो, तो mv = 2h/2π। आर की वैल्यू क्या है?
आर की वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखो जो भी कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, m से m कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा सॉल्व करोगे तो। ब्लैंक्स कांस्टेंट एक नहीं n जाएगा? से ब्लैंक्स कांस्टेंट नहीं जाएगा कैंसिल जाएगा, कर? रुको उसे भी भगाते हैं, रुको तो। ये मैंने कहाँ से n काट दिया रे? मैं n क्यों काट दिया यार? n कहीं दिख रहा है तुम्हें इधर? हाँ दिख रहा है ना, ये 2 क्यों लिख लिया मैंने, n था। तो एक n से एक n जाएगा, एक प्लैंक्स कांस्टेंट से एक इधर का चला जाएगा। बस, तो फिर जो जो खून खराबा हो सकता था वो मैंने कर दिया है। अब हमारे पास बचा है v, और जो इधर बच गया वो सबको इधर ले लेते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या बच गया, क्या बच गया रे? हाँ, ये डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर चला जाएगा। तो जेड स्क्वायर अपॉन क्या बचा रे, 2h एप्सिलॉन नॉट, और कुछ बचा क्या, n। देखो 2h एप्सिलॉन नॉट n, ये बचा इतना। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। पर हमें वेलोसिटी निकालनी है किसी nth शेल में, किसी nth शेल में निकालनी है। तो जैसे हमने रेडियस में किया था, सारे कांस्टेंट हटा लो। कौन कौन कांस्टेंट है यहाँ पे देखो जरा। यहाँ पे e स्क्वायर कांस्टेंट है अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, ये इतना कांस्टेंट है, इनटू क्या बचा, z अपॉन n बचा। दिस एंटायर थिंग इज कांस्टेंट। ठीक है, अब जब भी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर लेना। हमने तो कैलकुलेट करना नहीं है, लोगों ने कैलकुलेट करके ऑलरेडी दे रखा है। तो इन सब की वैल्यू पुट कर दोगे तो इनकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ये शॉर्टकट है, जैसे रेडियस का शॉर्टकट निकला था ना, वैसे ही इसको आप 4th A लिख लो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये इक्वेशन नहीं लगेगी, इससे निकलेगा। क्योंकि इसमें कहाँ वैल्यू रख के सिर्फ हो जाते रहोगे, कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें थोड़ी पता है, सामने वाले ने सॉल्व कर दी तो सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाओ। चलो इस पे क्वेश्चन करो। कोई डाउट है क्या इतने में? बेटा कोई डाउट है? नो। नहीं है ना श्रिया, तुम्हें? No, ma'am. ठीक है, ना स्कूल अब के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ है। सकता है। नहीं बेटा क्यों आएगा, जब है ना एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, क्यों आएगा? कैलकुलेट स्पीड ऑफ, तुम लेकिन पढ़ लो क्योंकि कॉम्पिटेटिव में आता है, उसके बाद अगले साल 12th में तो आएगा ही आएगा। हाँ पढ़ लूंगा। कैल है ना, कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। अब कोई अच्छा टीचर पढ़ाता होगा तुम लोगों के स्कूल में तो पूछ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से पीछे से क्वेश्चन आते हैं, अभी बताऊंगी कहाँ से आते हैं। अभी तो हम वहां तक पहुंचे नहीं, अभी तो मैं ये एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ जो कॉम्पिटेटिव में आता है। एक्चुअली बेटा बोर्ड ने ये सब पढ़ाया है, तो एनसीईआरटी में ना एक लाइन लिख दी, इतना सा चुन्ना सा, उससे काम नहीं चलता है ना। थोड़े थोड़े फॉर्मूला दिए हैं एनसीईआरटी में, लेकिन अपन को पूरा करना है। उसने बोला है कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए तुम्हें पता है Z भी 1 होता है और N भी 1 होता है, जमा देना। Z की जगह 1, N की जगह 1, तो तुम्हारा V1 कितना आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁶ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मीटर? बोलो। Yes, ma'am. अगर हम बोलते हैं कि हीलियम के सेकंड ऑर्बिट में निकालो तो बताओ कितनी होगी स्पीड? कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। ये आपके लिए सवाल है, आपको मिलता है पूरा का पूरा 30 सेकंड, करो। ओरल क्वेश्चन है, बोलो बेटा जल्दी। Ma'am, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2.1 ही आएगा। हाँ गुड, शाबाश, आ गई समझ में बात। लड़कों को क्या हुआ, नहीं आया? हमें कोई क्वेश्चन बता बॉयज, दीजिए। अब मैं 3 बार बोल चुकी क्वेश्चन और लड़की ने सॉल्व भी कर दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, फॉर्मूला क्या था?
वेलोसिटी और सेकंड ऑर्बिट बोल रहा है तो यहाँ 2 लिख लो। v2 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z, सॉरी z अपॉन n, तो वो 2.18 इंटू 10 टू पावर 6। z हीलियम है तो हीलियम का z यानी एटॉमिक नंबर होता है 2, सेकंड शेल बोल रहा है तो अपॉन भी 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इतना ही आ रहा है ना। आ गया समझ में? Yes, ma'am. तो हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है। अब हमारे पास कौन सी 2 चीजें बची हैं? अब हमारे पास बचा है एनर्जीज कैलकुलेट करना, एनर्जीज ऑफ शेल बचा है। ठीक, देखो मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी विच इज ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो। हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी अभी तुमने v कैलकुलेट किया है, अभी अभी तुमने v कैलकुलेट किया है, लगा दो उसमें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है इसलिए इलेक्ट्रॉन का v यहाँ रख देंगे, तो हाफ इंटू मैम v की वैल्यू पुट कर दे। v की वैल्यू नहीं, v का फॉर्मूला डिराइव किया ना तुमने अभी, हाँ हाँ तुमने अभी निकाला ना पीछे, v इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n, हाँ, आपने हाँ। अभी निकाला ना पीछे, वही वैल्यू हाँ, यहाँ हाँ। रख दो। यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर की जगह रखना है तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतने में? नो No, अब ma'am. आप देखिए क्या हो रहा है, हाफ इंटू m जेड स्क्वायर ई की पावर 4, इतना तो तुम फिजिक्स में नहीं पढ़ रहे होंगे ना जितना मैंने तुम्हें केमिस्ट्री में मार डाला है, बिल्कुल है ना। अपॉन देखो 4 हो गया h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर, देखो सबका होल स्क्वायर है इसलिए मैंने सब पे पावर चढ़ा दी। अब ये देखो ये 4 2 8 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/8 m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन क्या बचा है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। डू यू अग्री विद दिस? यस मैम। Yes, कुछ रह ma'am. गया क्या रे? कुछ रह गया है क्या? नहीं कुछ नहीं, सब लिख दिया मैंने। नो मैम, कुछ नहीं रहा। हाँ, अब अपन हमेशा क्या करते हैं, ये आ गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, रोमन में 5वीं इक्वेशन आ गई है। अब अपन जब इक्वेशन ले लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हमेशा इतनी देर से क्या कर रहे थे बताओ? RHS equal to RHS. कहाँ से एलएचएस आरएचएस करोगे बेटा? वो तो तुमने इसी इक्वेशन में v की वैल्यू रखी ना, तो कहाँ से एलएचएस आरएचएस, दो अलग इक्वेशन थोड़ी है। Okay. क्या Constant. करना है? वेरी गुड, कांस्टेंट्स निकालना है। तो कांस्टेंट है m e की पावर 4 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये सब को गोली मार दो और बचा क्या, सिर्फ z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। कह रहे भैया जब तुम्हें हट जाना तो आते ही क्यों इतने बड़े? इनकी वैल्यू निकाली गई तो मिली 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। खुदा पहाड़ निकला चूहा। ये था काइनेटिक एनर्जी का शॉर्टकट, फिफ्थ इक्वेशन का ए। शॉर्टकट ही काम का है। शॉर्टकट ही काम का है, लेकिन है ना पोटेंशियल एनर्जी इस इक्वेशन की मदद से मिली। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है और यही बहुत मजेदार है, इसी पर आगे की सारी बातें चलेंगी, इसको ना भूलना। मुझे नहीं लगता मैं आज भी ये टॉपिक खत्म कर पाऊंगी। चलो देखते हैं क्या हो पाता है। अगला है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? देखो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी फिजिक्स कहती है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एनीथिंग, तो पोजीशन दो चार्जेस की भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था Q1 और Q2 यानी तुम्हारा Z E और E के बीच में, वो भी तो पोटेंशियल एनर्जी हुई है ना। और ये दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस r पे बैठे हुए हैं। तो तुमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था, फोर्स FC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, लिखा था कि नहीं लिखा था? यस मैम। लिखा था कि नहीं लिखा था? तो मैं इसी फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी लिख सकती हूँ क्योंकि ये फोर्स पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है या है एक्चुअली उसके बराबर। तो आई कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 की जगह मुझे लिख लेना था E माइनस E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज है,
ZE अपॉन R। इतने में कोई डाउट है बोलूं? नहीं मैम। अब ये माइनस इधर आ जाएगा बाहर, तो ये हो गया -1/4 पाई ZE स्क्वायर बाई R। क्या ना मैम, इतना तो हमने वहां भी कैलकुलेट कर लिया था। अब बेटा हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम R की वैल्यू रख देंगे, यानी जो हमारे पास है वो हम चिपका देंगे। तो जब हम R की वैल्यू लिख देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ZE स्क्वायर बाई R की वैल्यू क्या थी, देखो यहाँ लिख देती हूँ। R की वैल्यू थी m स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई mze स्क्वायर। तो यहाँ पे R डिनोमिनेटर में है, तो मैं जब लिखूंगी तो ये वैल्यू फ्लिप हो जाएगी ना, समझ रहे हो? यस मैम। तो मैं डिनोमिनेटर यहाँ लिखूंगी इंटू पाई mze स्क्वायर और नीचे आ जाएगा न्यूमरेटर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन। कोई आपत्ति है किसी को? अब जो खून खराबा हो सकता है वो कर लेते हैं, पाई से पाई। अब क्या बच गया, अब बच गया है, बचा है mz, देखो mz, हाँ z स्क्वायर बचा है, z स्क्वायर और e की पावर 4 बचा है। बोलो इतना सही है? और नीचे क्या बचा है, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। हाँ h है क्या? हाँ सॉरी, हाँ h। अब देखो अगर तुम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन देखते हो तो उसके डिनोमिनेटर में 8 था, उसके डिनोमिनेटर में 8 था। तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी ये कह सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड किया, यानी मैंने कुछ नहीं किया ना, ये तो 1 हो गया। समझे? तो किया है क्यों मैम फिर? अभी बताती हूँ ना क्यों किया। पर पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं दिखा रही हूँ कि 2 से 2 कट के 1 हो गया। पर किया क्यों है वो देखो, वो इसलिए किया है क्योंकि जब मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगी तो ये इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी बताओ, mz स्क्वायर e की पावर 4 इंटू 2 अपॉन 4 2 जा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब मैंने ये क्यों किया है, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 8 चाहिए था, समझे? अब ये डिनोमिनेटर में मुझे 8 क्यों चाहिए था वो भी देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। अब अपन को ये आ गया है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 6। अब मुझे बताओ कि मैं कब इसके बाद क्या करती हूँ हमेशा, कांस्टेंट हटा देंगे। हाँ कांस्टेंट को हटा दो तो निकाल लो, कांस्टेंट m है, e की पावर 4 है और ऊपर बचा है इंटू z स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, अपॉन। अच्छा तुम कहोगे मैम हर बार आप कांस्टेंट में नंबर भी निकाल लेती हैं, इस बार क्यों नहीं निकाला? अभी समझ में आएगा क्यों नहीं निकाला, ये 2 बाहर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर और n स्क्वायर मैंने यहाँ रख दिया है। बेटा जी जरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चेक करो, इसकी वैल्यू तुमने क्या रखी थी? तुमने लिखा नहीं है कुछ? 13.6 लिखा था ना। अब तुम्हें समझ में आया सौगात की मैंने 2/2 क्यों किया था, क्योंकि मुझे यहाँ 8 चाहिए था और ये इक्वेशन बना के मुझे इसे 13.6 से सब्स्टिट्यूट करना था। आ गया, समझ में आया? हाँ। इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू 2 इतना बचा है और साथ में एक माइनस चल रहा है जो मैं यहाँ के बाद खा गई थी, ये लो ये। तो तुमने देखा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस में आई है, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट है, कोई दिक्कत? नो। नहीं मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ टाइम कितना हो गया है? 51। तो मैं 7 मिनट और पढ़ाऊंगी और मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं तो कचरा हो जाएगा। टोटल एनर्जी क्या होती है? पीई प्लस केई, जिसको तुम फिजिक्स में मैकेनिकल एनर्जी कह देते हो, यही होता है ना? यस मैम। अब है ना पीछे जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं उनकी वैल्यू चिपका दो और के को प्लस कर दो। हाँ तो -2 इंटू 13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, अरे तुम तो नहीं चल रहे, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस के की वैल्यू थी 13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर।
तो तुम देखो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ है नहीं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास टोटल एनर्जी बचती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है टोटल एनर्जी टीई। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। अब आप चाहें तो डेरिवेशन याद रखें, आप चाहें तो ये आपका 6th फॉर्मूला है, नहीं 7th फॉर्मूला है। आप सिर्फ फॉर्मूले याद कर लें और अब इस पर एक न्यूमेरिकल आप कर लीजिए जिससे आपको बहुत मजा आएगा। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओ, टोटल एनर्जी निकालने को बोल रहा है। फॉर्मूला है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हाइड्रोजन की बात हो रही तो Z भी 1 है और पहली शेल की बात हो रही तो N भी 1 है, तो -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितनी हो गई? -13.6। इस बात का मतलब समझे हो? इस बात का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है और ये के शेल है तो इलेक्ट्रॉन जो तुम एक यहाँ बिठाते हो, ये हाइड्रोजन के पास एक इकलौता इलेक्ट्रॉन है, उस एक इकलौते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे? यस मैम। यानी कि अब अगर तुम्हें हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन बाहर चाहिए तो तुम इसे प्लस का 13.6 दोगे तो ये एटम के बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो? यस मैम। अच्छा, अब ये तो हुई पहली शेल की बात। श्रेया, समझ में आया? यस मैम। अगर बेटा मैं सेकंड शेल के लिए निकालने को बोलती तो क्या हो जाता? बताओ जल्दी। मैम Z के जगह नहीं, Z नहीं, N के जगह 2 हो जाता। हाँ, Two Z square। तो 1 ही रहेगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है तो बदलेगा हाँ, नहीं, और ये हो जाएगा 2 का 2 स्क्वायर। स्क्वायर। तो -13.6 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? मैं तुम्हें बता देती हूँ, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन L शेल में है तो उसकी एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन K में है उसकी एनर्जी ज्यादा है कि जो L में है उसकी एनर्जी ज्यादा है? जो के में उसकी ज्यादा है। उसकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है। सही है ना? यस मैम। तो अब तुम है ना यही फॉर्मूला लगाना और थर्ड शेल के लिए निकालना, फोर्थ शेल के लिए निकालना। टाइम है नहीं तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कितनी होती है। फर्स्ट शेल के लिए तुमने निकाल ली थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेकेंड शेल के लिए कितनी थी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। थर्ड शेल के लिए एनी गेसेस? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। कैसे आएगी? -13.6 इंटू जेड हाँ, स्क्वायर समझ में आ बाई गया मेरे को तो। n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 9 मैं से उल्टा डिवाइड कर लेना। उल्टा हो गया। हाँ नहीं, सॉरी, ठीक है। अरे नहीं ना, बिल्कुल सही है। क्यों उल्टा हो गया था? जेड स्क्वायर ऊपर ही मैं आएगा लगा। ना, गलत लगा। फोर्थ शेल देखो, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 के आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पर कर सकते हो। ठीक है? मैम एक पोटेंशियल हाँ, डिफरेंस वाला दिखा दीजिए प्लीज। पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, डिफरेंस है हाँ वही। ये। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। हाँ, हाँ 2 मिनट। हम बहुत छोटा यूनिट होगा फिर। हाँ ऑब्वियसली, तभी तो एनर्जी इतनी कम है। एटम कितना बड़ा है ये बता दो पहले मुझे, तुम्हें दिखता है क्या? छोटा ही है। नहीं नहीं, बहुत बहुत फिर मतलब। फिर फिर मैम देख लिया। जब तुम्हें एटम ही नहीं दिखता है तो उसके अंदर बैठा है के शेल के अंदर इतना छोटा इलेक्ट्रॉन है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। कहाँ से उसकी एनर्जी बताओ? कितना गरीब बेचारा बच्चा है, उसके जान के पीछे पड़े रहते तुम लोग हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये डेटा देखकर तुम्हें क्या लगता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ मिनिमम है और कहाँ मैक्सिमम? सबसे पास मिनिमम है और जितना दूर जाते हैं उतना मैक्सिमम हो जाएगा। वेरी गुड। इसीलिए बाहर की शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहता है, क्योंकि वैल्यू देख रहे हो बढ़ रही है। समझ रहे हो? यस मैम। अच्छा, अब अगर तुम्हें कोई सवाल पूछ दे कि व्हेन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम इन एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब सबसे ज्यादा होगी, तो तुम बोलोगे फोर्थ ऑर्बिटल। यही बोलोगे तुम? नहीं, आंसर जब आएगा उसकी एनर्जी बढ़ती इंफिनिटी, रहती है। n इज इक्वल टू इंफिनिटी पर,
क्योंकि ये तो हम कहीं तक भी कैलकुलेट करते जा सकते हैं ना। हाँ हाँ तो जब आप n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, यानी शेल जब इन्फिनिटी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। और ये वो कंडीशन है जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एटम के अंदर, क्योंकि जब उसकी एनर्जी 0 हो गई तो वो तो फ्री हो गया ना, एटम को टाटा बाय बाय कह देगा। समझ रहे हो? यानी Yes, कि ma'am. आयोनाइजेशन हो चुका है। आयोनाइजेशन माने वो एटम को कह चुका है कि बाय मैं जा रहा हूँ, मैं दूसरे के पास जा रहा हूँ, अब उसकी टोटल एनर्जी 0। चलो भैया Okay, लास्ट ma'am. पॉइंट पढ़ना है, छठवां पॉइंट। मैंने तुमसे कहा था 5वें पॉइंट में कि भैया जो 6th में है वो 6th में ही रहेगा, जो 7th में है वो 7th में ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट है, पहले कहते हैं और उसी बात को कहते हैं ये गलत है। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर सकता है। देखो जब तुम्हारी मम्मी तुम्हें जोर का एक झापड़ मार दी छन्नाटेदार, तो तुम गुस्से में पैर पटकते हुए छत पे कोई कमरा बना है तो वहां बैठोगे, उससे भी दूर बना है तो वहां जाके बैठोगे। फिर जब तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि यार मम्मी मारती रहती है, यार नॉर्मल बात है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा तुम अपने आप उतर के नीचे आ जाओगे घर में। होता है ऐसा कि नहीं? अब क्या ना हमारे साथ नहीं होता, होता है भाई, लोगों के साथ होता है, ऐसा ही होता है। काम ऐसे नहीं करता, चाटे खाने वाले। नहीं सुनाई दिया मुझे। मैं बोल रहा हूँ काम ही ऐसे नहीं करता, मैं चाटे खाने वाले। हाँ ठीक है, लेकिन एटम भी ऐसे काम नहीं करता, लेकिन अपन तो बाहर से दे देते हैं ना एनर्जी का शॉक, तो इलेक्ट्रॉन को चाटा पड़ जाता है जब एनर्जी का, तो वो भाग जाता है अपना कमरा छोड़। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके बाहर जा सकता है, और जब उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, ठीक है, तो वो वापस आ जाएगी। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट कर लेता है तो कहते हैं वो एक्साइटेड है ना। तुम कह रहे हो एक्सेप्ट करा, वो नहीं एक्सेप्ट करा, तुमने दे दी है, तो बेचारा क्या करे, है ना। तो ले ही लेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एनर्जी तो एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड हो जाता है यानी एक्साइटेड का मतलब है कि अभी था के शेल में, एनर्जी खा के एल में पहुंच जाए, बाहर के शेल में चला जाएगा। इसको कैसे समझोगे? देखो जब इलेक्ट्रॉन के शेल में बैठा था तो उसकी एनर्जी थी -13.6। अब तुम्हें उसको एल में पहुंचाना है तो उसको तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? देखो के में थी -13.6 एनर्जी। अब मान लो मैं ऐसे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे देती हूँ +11, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 6, 3 में से गया 2, 2.6। तुम्हें यहाँ पे 2.6 वाला कोई लेवल दिख रहा था क्या? बोलो। नहीं मैम, वो तो पॉजिटिव में निकल गया। नहीं दिख रहा है ना तुम्हें? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की इतनी एनर्जी नहीं लेगा। अब देखो -13.6 को, अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं, तो ये 4, ये 3, क्या वो ये एनर्जी लेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ले लेगा ना। देखो इसको ही समझना है, इसीलिए मैंने आज की क्लास बीच में नहीं छोड़ी। अभी टाइम हो गया है, मेरी बच्ची भी रो रही है, बट स्टिल मैं ये चाह रही हूँ ये टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि ये चल रहा है, परसों तक भूल जाओगे। ये 10.2 ले लेगा और ये 11 नहीं ले रहा, क्योंकि 11 लेने से उसकी एनर्जी बच रही 2.6, और 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई लेवल ही नहीं, और वो 10.2 ले लेगा, क्योंकि 10.2 लेकर उसकी एनर्जी बचेगी 3.4 माइनस की, और वो है। तो जब वो 10.2 की एनर्जी लेगा तो वो यहाँ जा सकता है, इसलिए वो ले लेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि अगर तुम 90 नंबर लाओगे मेरी क्लास में तो तुम यहाँ बैठ सकते हो। अगर तुम अभी 80 लाते हो और तुम 90 ले आओ तो तुम्हें मैं यहाँ बिठा दूंगी, लेकिन अगर तुम 85 लाए तो मैं तुम्हें नहीं बिठाऊंगी, क्योंकि या तो 80 लाओ तो बैठो या 90 लाओ तो बैठो। तो यहाँ भी तो वही है, या तो तुम्हारी एनर्जी -13.6 हो या फिर -3.4 हो, इसके बीच का तो कोई एनर्जी का लेवल ही नहीं है ना। अब समझ में आया मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया? यस मैम, आ गया। मैम तुम्हें समझाया था ना, या तो तुम 6th क्लास में रह सकते हो या तुम 7th में रह सकते हो, तुम 6:30 पौने 7 क्लास में नहीं रह सकते। समझ में आया? यस मैम। प्रिया, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी ना इनके बीच के मार्जिन की एनर्जी ले सकता है।
समझ रहे हो? अगर उसको के शेल से एल में जाना है तो वो प्लस का 10.2 एनर्जी लेकर यहाँ से यहाँ जा सकता है, और जब वो इतनी एनर्जी लूज कर देगा और वापस माइनस 13.6 पे आ जाएगा तो एल से वापस के में चला आएगा। तो समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन किसी शेल में उतनी ही एनर्जी गेन कर सकता है और उतनी ही लूज कर सकता है जो उसको प्रॉपर एक शेल से दूसरी में कूदा सकता हो। अब तुम्हें सारी बातें समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। यहाँ खत्म होता है बोर मॉडल। अब आप इस वीडियो को तरीके से एक बार और देखना, और अगर कोई डाउट हो तो अगली क्लास में पूछना, क्योंकि इसी का एक्सपेंशन है अगली क्लास, जिसमें अपन एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। और पूरा मतलब केमिस्ट्री तो कम है, फिजिक्स ज्यादा है, बट आई कांट हेल्प इट, है तो है। ठीक है, अच्छे से कर लेना, सारा लिख लेना बेटा, दिस इज मैंडेटरी टू राइट, और ये कॉपी 12th में भी तुम्हें काम आ जाएगी फिजिक्स। चले क्लास बंद करें? मैम एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। ये मार्क्स कब आएंगे सीबीएसई, मतलब रिजल्ट कब आएगा मैम? 31 जुलाई। 31 जुलाई बोल तो मैम, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई चल रहा था कि 30 जून को भेजेंगे और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आ अरे अभी अभी स्कूल से ही नहीं गए नंबर, तो कहाँ से आ जाएगा 31 जुलाई? सही है। कोई नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, चिंता मत करो, नंबर बट रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। चलो ठीक है, आई एम लीविंग, बाय। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.